एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो आपका एग्ज़ाम है 6 और 7 सितंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका बिहार और ऑप्शन डी है कर्नाटक। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका है, मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ऑप्शन ए आपका दिया गया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन बी है एएच दानी ने, ऑप्शन बी है ब्यूलर ने, या फिर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम अध्ययन अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया गया कंदारिया महादेव मंदिर, ऑप्शन बी है 64 योगिनी मंदिर, ऑप्शन सी है दशावतार और ऑप्शन डी है चित्रगुप्त। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दशावतार। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। दशावतार का मंदिर देवगढ़ यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह एक गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया चौथा प्रश्न है आपका कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ग्वालियर में स्थित है कि शिवपुरी में स्थित है कि भोपाल में स्थित है कि आगरा में स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो तानसेन का जो मकबरा है वो आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। तानसेन मुगल काल में महान संगीतज्ञ एवं सम्राट अकबर के राज के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, 55 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ग्वालियर में तानसेन का मकबरा बना है, जो मुगल काल की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी है यहाँ पे महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी जानते ही होंगे ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिसकी नींव 1828 में राजा राम मोहन राय ने डाली। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन आपके दिए गए हैं अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी डच। बताइए आप सभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र वर्ष 1498 में स्थापित किया। कब स्थापित किया था, तो 1498 में स्थापित किया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो कब किया था। ऑप्शन ए आपका दिया गया है 31 मार्च 1929 को, ऑप्शन बी दिया गया आपका 26 जनवरी 1930 को,
ऑप्शन सी है 12 मार्च 1930 को, या फिर ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 8वां प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया। ऑप्शन दिया गया आपका सरदार पटेल ने, ऑप्शन बी दिया गया जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है विनोबा भावे ने और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने किया था, तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है 9वां प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी के नेता कौन थे, बताइए। ऑप्शन दिया गया सरदार पटेल, ऑप्शन बी है विट्ठल भाई जे पटेल, ऑप्शन सी है महादेव देसाई और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। तो ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, बताइए। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। ऑप्शन ए है आपका मोहन सिंह, ऑप्शन बी है प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है शाहनवाज खां। बताइए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोहन सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1942 को। ठीक है, याद रखेंगे 1 सितंबर 1942 का जो है प्रथम डिवीज़न का गठन किया गया था 1 सितंबर 1942 को। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन मोहन सिंह होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका कौन सा है, तो आसान क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सारस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया 12 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। ऑप्शन है आपका मालवा में, ऑप्शन बी है दक्कन, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए आप सभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बताइए। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। ठीक है, यह दरवाज़ा जिस शैली में बना हुआ उसे अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली कहते हैं। ठीक है, अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली कहते हैं और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, बताइए। गुरु अंगद देव ने लिखी थी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव। 13 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो यहाँ पे 13 नंबर का करेक्ट होगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद ने नानक की वाणियों का संकलन कर आदि ग्रंथ की रचना की। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है,
तलवंडी का आधुनिक नाम नानकाना है। नानक भक्ति संप्रदाय के प्रमुख संत थे। उनके विचार कबीर से मिलते जुलते थे। नानक कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा आपका 13 नंबर का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, बताइए। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। 14 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका अल्बुकर्क होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो आपका हो जाएगा बक्सर की लड़ाई 1764। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था, क्योंकि इस लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया और ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 16 नंबर का बताएंगे आप सभी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शारदा नहर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूछा जाए तो पूर्वी यमुना नहर 1830। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है आपका शारदा नहर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूछा जाए तो पूर्वी यमुना नहर जो है 1830 में। और यहाँ पे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं या कितने जलवायु प्रदेश हैं, तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। और पूछा जाए पूरे भारत में कितने क्षेत्र हैं, जलवायु क्षेत्र हैं, तो पूरे भारत में 15 क्लाइमेटिक जोन है। पूरे भारत में 15 क्लाइमेटिक जोन है, ये भारत में है। और उत्तर प्रदेश में 9 है। ठीक है, याद रखेंगे। और आपका करेक्ट आंसर होगा शारदा नहर। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं, बताइए। 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा सोनभद्र व संत रविदास नगर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 18 नंबर का प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ललितपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। जो आपका शून्यकाल होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए भारत। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय साधारणतः शून्यकाल अथवा 0 आवर कहा जाता है। शून्यकाल का यह नाम 1960 और 1970 की सदी के प्रारंभिक वर्षों में तब दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबी लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा प्रचलित हुई। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की ही देन है। तो आपका भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 20 नंबर का बताएंगे आप सभी। प्रश्न है आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है हुकुम सिंह, ऑप्शन सी है बीडी जत्ती और ऑप्शन डी है वीवी सिंह। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह थे। वर्ष 1977 में बीडी जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आप सभी जानते हैं मीरा कुमार। तो मीरा कुमार आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे
पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन था लोकसभा का, तो जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे आपका संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का बताएंगे आप सभी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा कहलाता है, ये कौन सा आपका जो है भाग है। 22 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च है या फिर धर्म सर्वोच्च है। 23 नंबर का यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संविधान सर्वोच्च है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सूचना का अधिकार के बारे में पूछा गया है तो आपका हो जाएगा 2005 में आपका आया था। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका यहाँ पे बताइए 25 नंबर का कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, बताइए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। 26 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताइए निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। ठीक है, एस.एन. बनर्जी आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो 27 का आपका करेक्ट हो जाएगा आपका बम्बई में यानी कि मुंबई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 28 नंबर का बताएंगे कि दामोदर सहायक नदी है। ऑप्शन ए है हुगली की, ऑप्शन बी है गंगा की, ऑप्शन सी है पद्मा की, ऑप्शन डी है सुवर्ण रेखा की। 28 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो दामोदर जो सहायक नदी है आपकी हुगली की सहायक नदी है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। तो आप सभी जानते हैं गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का बताएंगे आप सभी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है तो कहाँ पे पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे 30 नंबर का तो आपका हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका दिया गया है 31 नंबर का है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है। 31 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि डल झील कहाँ स्थित है तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ स्थित है तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। राजमसंद, ठीक है, राजसमंद झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। पिछौला झील पूछा जाए तो ये भी राजस्थान में है। सांभर झील पूछा जाए तो ये भी राजस्थान में है। हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील पूछा जाए तो तमिलनाडु में है। लोकटक झील पूछा जाए तो मणिपुर में। और चिल्का झील उड़ीसा में है, आप सभी बताए हैं आप ये क्वेश्चन में। लोनार झील पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। और वेम्बानंद झील पूछा जाए तो केरल में। और गोविंद सागर झील पूछा जाए तो पंजाब में। तो झील से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 32 नंबर का बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। 32 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ज्वाइंट पांडा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है 33 नंबर का कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। 33 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हार्नबिल। 33 नंबर का संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है तो आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा कैलिफोर्निया में।
नेक्स्ट आपका दिया गया 34 नंबर का प्रश्न है, रिएक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग होता है। तो 34 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंपीय लहरों का आयाम। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 35 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो 35 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अयोध्या में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 36 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया। 36 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो पुष्पा भारती को चुना गया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए वर्ष 2023 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया। इस पुस्तक में पुष्पा भारती ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों से संबंधित अविस्मरणीय संस्मरण को रेखांकित किया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1911 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया 37 नंबर का प्रश्न है कि पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली मुख्य किन्नर कौन बनी। 37 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दीपा साहू। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा की कटक निवासी मुख्य किन्नर दीपा साहू पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली महिला मुख्य किन्नर बनी। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान से एमए करने के बाद यह उपाधि हासिल की। 8 वर्ष पहले एक दुर्घटना के बाद दीपा की आवाज़ चली गई थी। उनके गले में की सर्जरी हुई लेकिन आवाज़ वापस नहीं आ सकी। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न है कि गोल्ड ब्लडेड लव नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। तो 38 नंबर का करेक्ट हो जाएगा गिरीश दत्त शुक्ला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्ड ब्लडेड लव नामक उपन्यास गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे यूपी पीईटी एग्जाम के लिए आप सभी का जो एग्जाम है 6 और 7 सितंबर से प्रस्तावित है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप सभी पीडीएफ चाहते हैं कि आप सभी को पीडीएफ भी दिया जाए तो पीडीएफ के लिए आप सभी